तो दोस्तों सिंह फ्रेंचाइजी में हमें तीसरा पार्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा पार्ट जो कि हमें 2011 में और सिंह 2016 में देखने को मिला था। इसी के बाद हम सभी का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इसका तीसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो के अंदर उसी पर चर्चा रहने वाली है। पूरी जानकारी आपको बताएगी इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल, अपडेट, साथ ही साथ पिछले मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, OTT राइट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अमेरिकी एनिमेटेड ज्यूकबॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे यूनिवर्सल पिक्चर्स और इल्यूमिनेशन द्वारा निर्मित और यूनिवर्सल द्वारा वितरित किया गया है। सिंह 2016 की अगली कड़ी। इसे गर्थ जेनिंग्स द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था, क्रिस्टोफ लॉडेलेब द्वारा सहनिर्देशित किया गया था और क्रिस मेलेंड्री और जेनेट हीली द्वारा निर्मित किया गया था। कहानी बस्टर मून और उसके समूह द्वारा रेड शोर सिटी में एक शो आयोजित करने के बारे में है, जबकि वे एक मनोरंजन मुगल को प्रभावित करने और समूह के साथ प्रदर्शन करने के लिए एक एकांतप्रिय रॉक स्टार को शामिल करने का काम करते हैं। इस फिल्म में मैथ्यू मैककोनाधी, रीज विदरस्पून, स्कारलेट जोहानसन, टेरॉन एगर्टन, टोरी केली, निक क्रोल, जेनिंग्स, पीटर सेराफिनोविच, जेनिफर सोंडर्स और निक ऑफरमैन जैसे कलाकारों ने पहली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। सीक्वल में बॉबी कैनवले, बोनो, ANC, फेरेल विलियम्स, चेंसी पेरेटी, लेटिटिया राइट और एरिक एंड्रे द्वारा आवाज दी गई नई भूमिकाएं भी शामिल है। पहली फिल्म की तरह सिंह 2 में भी कई कलाकारों के गाने हैं, जिनमें से ज्यादातर को डायगेटिकली गाया गया है। सिंह 2 का विश्व प्रीमियर 14 नवंबर 2021 को AFI फेस्ट में हुआ और इसे 22 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने $85 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $408 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म और 2021 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। एक सीक्वल विकास में है। कथानक। बस्टर मून अपने नए बने थिएटर के साथ खूब फल-फूल रहा है। जॉनी, मीना, रोसिटा, गुंटर और मिस क्रॉली उसके कलाकारों और क्रू के रूप में काम करते हैं, जबकि ये एक रॉक क्लब में एकल कलाकार के रूप में प्रदर्शन करता है। बस्टर का शो क्रिस्टल एंटरटेनमेंट के टैलेंट स्काउट डॉग सूकी लेन को प्रभावित करने में विफल रहता है, जो बस्टर को बताती है कि वह पास के रेड शोर सिटी में नहीं टिक पाएगा। नाना नूडलमैन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर बस्टर और क्रू ऐश के साथ फिर से मिलते हैं और एक छाप छोड़ने के लिए शहर की यात्रा करते हैं। उन्हें क्रिस्टल एंटरटेनमेंट में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन मनोरंजन के दिग्गज वुल्फ जिमी क्रिस्टल के साथ ऑडिशन के लिए चुपके से प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि जिमी बस्टर के मूल शो पिच में रुचि नहीं रखता है, इसलिए गुंटर एक अंतरिक्ष थीम वाले विज्ञानफाई संगीत का सुझाव देता है जिसमें क्ले कैलोवे के गाने शामिल हैं, जो एक प्रसिद्ध रॉक स्टार शेर है जो 15 साल पहले अपनी पत्नी रूबी की मृत्यु के बाद गायब हो गया था। उत्सुकता से और यह मानते हुए कि क्ले शो का हिस्सा होगा, जिमी ने इसे हरी झंडी दे दी और बस्टर और उसके दोस्तों को प्रोडक्शन के दौरान अपने होटल में रहने दिए। मिस क्रॉली को पता चलता है कि क्ले कहाँ रहता है और वह उससे मिलने जाती है, लेकिन वह उसे पेंटबॉल बंदूक से डराकर भगा देता है। रिहर्सल के दौरान रोजिता को ऊंचाई का डर सताने लगता है जब उसे पता चलता है कि उसे ऊंची छलांग लगानी है, जिससे जिमी बस्टर से आग्रह करता है कि उसकी बेटी पोर्शा उसकी भूमिका निभाए। बस्टर अनिच्छा से रोजिता के लिए एक छोटी सी भूमिका लिखता है। शीर्ष कोरियोग्राफर बंदर क्लॉस किकेनक्लोबर को जॉनी को नृत्य सिखाने के लिए काम पर रखा जाता है, लेकिन वह अनावश्यक रूप से कठोर है, जिससे जॉनी संघर्ष करता है और पीछे रह जाता है। बाद में जॉनी की मुलाकात नूशी नाम की एक स्ट्रीट डांसर लिंक्स से होती है, जो उसकी शिक्षिका बन जाती है। मीना को एक रोमांटिक दृश्य में डेरियस, एक अहंकारी अभिनेता याक के साथ कास्ट किया जाता है। ऐश और बस्टर क्ले से मिलने जाते हैं और उसे शो में आने के लिए मनाते हैं। वह पहले तो मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की मौत के बाद परफॉर्म करना भावनात्मक रूप से बहुत दर्दनाक लगता है, लेकिन वह अपना मन बदल लेता है। थिएटर में वापस आकर बस्टर पोर्शा को रोसिटा के साथ भूमिका बदलने का प्रस्ताव देता है, क्योंकि पोर्शा के अभिनय कौशल खराब है। पोर्शा गलत। 25 जनवरी 2017 को यूनिवर्सल पिक्चर्स और इल्यूमिनेशन ने घोषणा की कि उनकी 2016 की एनिमेटेड फिल्म सिंह का सीक्वल विकास में है। लेखक निर्देशक गर्थ जेनिंग्स और निर्माता क्रिस मेलेंड्री और जेनेट हीली वॉइस ओवर स्टार मैथ्यू मैककोनाधी, रीज विदरस्पून, स्कारलेट जोहानसन, निक क्रोल, टेरॉन एगर्टन और टोरी केली के साथ वापस आ गए हैं। 13
दिसंबर 2020 में बॉबी कैनवले, लेटिटिया राइट, एरिक आंद्रे, चेंसी पेरेटी, लंबे समय से रोशनी सहयोगी फेरेल विलियम्स, बोनो और एएनसी को वॉयस कास्ट में जोड़ा गए। 14 कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म पर काम स्थानांतरित हो गया और रोशनी मैकगफ, जिसे अब रोशनी स्टूडियो पेरिस का नाम दिया गया है, के अस्थायी बंद होने के बाद दूरस्थ रूप से किया गए। 15 समापन में थिएटर का दायरा भी विभाग के लिए 10,000 से अधिक जानवरों को लेने के लिए एक प्रमुख कदम था। पुराने और नए जानवरों को लंबे समय से रोशनी कलाकार एरिक ग्विलन द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने सिंह पर काम किया था और कोरियोग्राफर क्लॉस और टार्सियस जैसे सीक्वल में नए पात्रों को डिजाइन किया था। 16 फैशन ब्रांड रोडार्टे ने फिल्म में इस्तेमाल की गई कुछ वेशभूषा को डिजाइन किए। 17 संगीत मुख्य लेख सिंह 2 ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। दिसंबर 2020 में जॉबी टेलबोट स्कोर बनाने के लिए वापस आए। 2 U2 ने फिल्म का मूल गीत योर सॉन्ग सेव्ड माई लाइफ गाए। यह गाना 3 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया। 18 अतिरिक्त संगीत में कियाना लेडे, सैमी, बिली इलिश, एल्टन जॉन और अन्य के गाने शामिल हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया। 19 मुक्त करना नाट्य और घरेलू मीडिया। सिंह 2 का वर्ल्ड प्रीमियर 14 नवंबर 2021 को AFI फेस्ट सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हुए हुआ। 4 और इसे 22 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में रियली 3D में कोविड-19 महामारी के कारण नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 20 पहले इसे यूनाइटेड स्टेट्स में 25 दिसंबर 2020, 21 और 2 जुलाई 2021 को रिलीज किया जाना था। 22 यूनाइटेड स्टेट्स में 27 नवंबर 2021 को अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग हुई। 23 फिल्म को 7 जनवरी 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी, वुडू, एक्सफिनिटी और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर वीडियो के लिए रिलीज किया गया। 24 इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 29 मार्च 2022 को ब्लूरे, डीवीडी और अल्ट्रा HD ब्लूरे पर रिलीज किया गया। 25 विपणन टॉमी ने सिंह 2 टॉय लाइन विकसित करने के लिए इल्यूमिनेशन और यूनिवर्सल के साथ एक सौदा किया, जिसमें आलीशान खिलौने, संग्रहणीय आकृतियां और एक रोल प्लेइंग गेम शामिल है। 26 इस फिल्म को बढ़ावा देने के लिए इल्यूमिनेशन के साथ साझेदारी में अपलिफ्ट गेम्स द्वारा रोबॉक्स पर एक एडोप्टमी लाइव इवेंट जारी किया गया था। 27 फिल्म के कई प्रचार साझेदार भी हैं, जिनमें एक्सफिनिटी, मैकडॉनल्ड्स, 28 केलॉग्स, 29 और मरकरी शामिल है। 30 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अपने शुरुआती सप्ताहांत तक फिल्म ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर 393.1 मिलियन इंप्रेशन किए थे, जो कि कोविड-19 महामारी से पहले रिलीज हुई फिल्म की तुलना में 24% अधिक था। 31 स्वागत बॉक्स ऑफिस सिंह 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $162.8 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $245.6 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $408.4 मिलियन की कमाई हुई। 3 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म ने 27 नवंबर 2021 को आयोजित स्नीक प्रीव्यू से $1.6 मिलियन कमाए। 32 फिल्म को अगले महीने बुधवार 22 दिसंबर को द किंग्समैन और द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस के साथ व्यापक रूप से रिलीज किया गया था और रिलीज के पहले 5 दिनों में 3,892 सिनेमाघरों से 40-50 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 33 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में अनुमानित 4.1 मिलियन थिएटर प्रवेशों से $22.3 मिलियन और 5 दिवसीय फ्रेम में कुल $41 मिलियन की कमाई की, जो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर रही। इसके उद्घाटन के दौरान महिलाओं ने दर्शकों का 58% हिस्सा बनाया। दर्शकों के जातीय विभाजन से पता चला कि 39% हिस्पैनिक और लातीनी अमेरिकी, 35% यूरोपीय अमेरिकी, 15% अफ्रीकी अमेरिकी और 7% एशियाई या अन्य थे। 31 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म $20.2 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर रही। 34 सिंह 2 ने एक बार फिर अपने तीसरे सप्ताहांत में $11.6 मिलियन के साथ बॉक्स ऑफिस पर दूसरा स्थान बरकरार रखा। 35 8 जनवरी 2022 को सिंह 2 US और कनाडाई बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन को पार करने वाली कोविड-19 महामारी की पहली एनिमेटेड फिल्म बन गई और साथ ही फ्रोजन 2 2019 के बाद इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली पहली फिल्म बन गई। 36 37
38, यह अपने 15वें सप्ताहांत तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष 10 में शीर्ष पर रही। 39, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाहर सिंह 3 दिसंबर 2021 को कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खुली। फिल्म ने अपने पहले सप्ताहांत में $1.12 मिलियन कमाए। 40, अपने दूसरे में $1.5 मिलियन, 41 और अपने तीसरे में 16 बाजारों से 1.5 मिलियन। 42, अतिरिक्त 22 बाजारों में स्क्रीनिंग के बाद सिंह 2 ने अपने चौथे सप्ताहांत में $19.2 मिलियन कमाए और फ्रांस $6 मिलियन और मैक्सिको $3.6 मिलियन दोनों में कोविड-19 महामारी के दौरान एक एनिमेटेड फिल्म के लिए सबसे बड़ी शुरुआत की। 43, फिल्म समझती है और मान लेती है कि बस्तर उसे नौकरी से निकाल रहा है और सेट छोड़ देती है। टेलीविजन पर नौकरी से निकाले जाने की खबर प्रसारित होने के बाद क्रोधित जिमी बस्तर को होटल की छत से लगभग गिरा देता है और फिर उसे एक कोठरी में बंद कर देता है। सूकी बस्तर को मुक्त करती है और उसे चेतावनी देती है कि जिमी द्वारा उसे मारने से पहले वह रेड शोर सिटी छोड़ दे। ऐश क्रू और क्ले के साथ होटल के कमरे में पहुंचता है, जो बस्तर को सलाह देता है कि वह भागे नहीं और छिप जाए जैसा उसने किया था। टेलीविजन पर जिमी द्वारा उसे और उसके क्रू को अपमानित करने की बात सुनने के बाद बस्तर उस रात जिमी की पीठ पीछे शो करने का फैसला करता है। पोर्शा पुनः शो में शामिल हो जाती है। जॉनी अपने पिता के गिरोह को बुलाता है ताकि जिमी और उसके अंगरक्षकों को दूर रखा जा सके तथा रोसिता अपने पति नॉर्मन और अपने बच्चों को होटल की सुरक्षा को विचलित करने के लिए भेजती है। शो के दौरान ईर्ष्यालु क्लॉस जॉनी के प्रदर्शन साथी की जगह ले लेता है ताकि उसका नंबर कमजोर कर सके, लेकिन जॉनी नूशी और अन्य नर्तकियों के प्रोत्साहन से क्लॉस को हरा देता है, अंततः क्लॉस का सम्मान अर्जित करता है। पोर्शा एक उच्च ऊर्जा वाला गीत और नृत्य नंबर प्रस्तुत करती है जो मूल रूप से रोजिता को दी गई छोटी भूमिका में है। वह अपने क्रोधित पिता के सामने खड़ी होती है। मीना डेरियस को अल्फोंसो के रूप में कल्पना करती है और उसके साथ सफलतापूर्वक एक रोमांटिक युगल प्रदर्शन करती है। शो को रोकने का अंतिम प्रयास करते हुए जिमी बस्तर को कैटवॉक से गिरा देता है, जो रोजिता को अपने डर पर काबू पाने और बस्तर को बचाने के लिए छलांग लगाने के लिए मजबूर करता है। जब क्ले के मंच पर जाने का समय आता है तो वह दावा करता है कि वह अभी तैयार नहीं है। ले भीर का नेतृत्व करते हुए क्ले के गीतों में से एक का गायन करती है। कुछ समय बाद बस्तर और क्रू कैलाटोनिया लौटने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ नूशी, पोर्शा और क्ले भी थे। सुकी ने उन्हें रोका और बताया कि प्रमुख थिएटर द मैजेस्टिक शो करना चाहता है। जब क्रू परफॉर्म कर रहा था, बस्तर वीआईपी सेक्शन से देख रहा था। आवाज कास्ट: मैथ्यू मैककोनाघे, बस्तर मून, एक कोआला जो न्यू मून थिएटर का मालिक है। रीज विदर्सपून, रोसिटा, एक सुअर और 25 सुअरों की माँ जिसने हाल ही में अपने गायन के सपने को साकार किया है। स्कारलेट जोहानसन, ऐश, एक पोर्क्यूपाइन पंक रॉक गिटार वादक। टेरॉन एगर्टन, जॉनी, बिग डैडी का बेटा, एक किशोर गोरिल्ला गायक और पियानो वादक। बॉबी कैनाबले, जिमी क्रिस्टल, एक सफेद भेड़िया और मीडिया मालिक जो क्रिस्टल एंटरटेनमेंट का मालिक है। टोरी केली, मीना, एक शर्मीली किशोरी हाथी जिसकी आवाज बहुत अच्छी है। निक क्रोल, गुंटर, एक जोशीला नाचने वाला सुअर और रोसिता का नृत्य साथी। फेरेल विलियम्स, अल्फोंसो, एक हाथी और आइसक्रीम विक्रेता जो मीना का प्रेमी बन जाता है। हेल्सी, पोर्शा क्रिस्टल, जिमी की बेटी जो एक प्रतिभाशाली गायिका है। केल्सी पेरेटी, सुकी लेन, जिमी की गमंडी सालू की सहायक और प्रतिभा स्काउट। लेटिटिया राइट, नूशी, एक लिंक्स स्ट्रीट डांसर जो जॉनी की नृत्य प्रशिक्षक बन जाती है। एरिक आंद्रे डेरियस, एक अहंकारी याक जो शो में मीना के प्रेमी की भूमिका निभाता है। एडम बक्सटन, क्लॉस किकेनक्लोबर, एक कठोर और घमंडी सूंड बंदर नृत्य प्रशिक्षक। गार्थ जेनिंग्स, मिस क्रॉली, एक बुजुर्ग इगुआना जिसकी आंख कांच की है और जो बस्तर की सहायक के रूप में काम करती है। जेनिंग्स बस टर्मिनल और किराए की कार के एयरबैग की भी आवाज निकालते हैं। पीटर सेराफिनोविच, बिग डैडी, एक माफिया गोरिल्ला और जॉनी के पिता जो अब काम से छुट्टी पर है। जेनिफर सोंडर्स, नाना नूडलमैन, एक भेड़ और पूर्व गायन स्टार। निक ऑफरमैन नॉर्मन के रूप में एक सुअर और रोसिटा का पति। बोनो क्ले कैलोवे के रूप में एक सफेद बालों वाला बुया शेर जो एक समय रॉकस्टार किंवदंती था जब तक उसकी पत्नी रूबी की मृत्यु नहीं हो गई। 8 इसके अलावा जूलिया डेविस ने लिंडा लेबॉन,
एक घोड़ा और एक टॉक शो की होस्ट की आवाज दी है, जबकि स्पाइक जोनस ने जेरी के रूप में एक बिना श्रेय वाली आवाज की भूमिका निभाई है, जो एक बिल्ली है जो जिमी की निजी सहायक है। 9. रोजिता और नॉर्मन के पिगलेट की आवाजों में मैथ्यू मैककोनाघे की बेटी विदा अल्वेस मैककोनाघे भी शामिल है, जो चॉकलेट में छप छप करते पिगलेट की आवाज देती है। 10. निर्देशक जेनिंग्स की पत्नी लुइस जेनिंग्स शो के लिए मीना की पोशाक बनाने वाले एक कुत्ते के कर्मचारी की आवाज देती है, जबकि दंपति के 4 बच्चे आसा, कैस्पर, लियो और ऑस्कर जेनिंग्स पिगलेट की आवाजों में शामिल है। पहली फिल्म की तरह जेनिंग्स के फिल्म निर्माता मित्र वेस एंडरसन, क्रिस रेनर और एडगर राइट सभी ने फिल्म में कैमियो किया है। एंडरसन एक टार्सियर नाइट क्लीनर के रूप में, 11. रेनर लिंडा लेबॉन के शो उद्घोषक के रूप में, और राइट ने एक कुत्ते पुलिस वाले और एक सुअर चालक की आवाज दी है। 12. स्कॉट मोसियर, द ग्रिंट के निर्देशक और लघु फिल्म एडीज लाइफ कोच मेसन की आवाज देते हैं, जो शो के लिए सेट बनाने वाला एक वालरस कार्यकर्ता है। सिंह 2 को प्राप्त प्रशंसाएं। पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स 17 नवंबर 2021। सर्वश्रेष्ठ संगीत पर्यवेक्षक सा फिल्म माइक नोब्लोच, राचेल लेवी मनोनीत 65। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत एनिमेटेड फिल्म आपके गीत ने मेरी जान बचाई, यूदो, बोनो, एडम क्लेटन, लैरी मुलेन जूनियर और डेविड इवांस मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक एल्बम सिंह 2 ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक मनोनीत। नाक छवि पुरस्कार 26 फरवरी 2022। उत्कृष्ट एनिमेटेड मोशन पिक्चर गाओ 2 मनोनीत 66। उत्कृष्ट चरित्र वॉइस ओवर प्रदर्शन मोशन पिक्चर लेटिटिया राइट जीत गया, एरिक आंद्रे मनोनीत। ACAD पुरस्कार 5 मार्च 2022। सर्वश्रेष्ठ संपादित एनिमेटेड फीचर फिल्म ग्रेगरी पेलर मनोनीत 67। कला निर्देशक गिल्ड पुरस्कार 5 मार्च 2022। एनिमेटेड फिल्म के लिए प्रोडक्शन डिजाइन में उत्कृष्टता ओलिवियर एडम मनोनीत 68। विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी पुरस्कार 8 मार्च 2022। एक एनिमेटेड फीचर में उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव पैट्रिक डेलेज, नथाली वैंकोवेनबर्ग, क्रिस्टोफ लू डेलेथ, बोरिस जैक मनोनीत 69। एनिमेटेड फीचर में उत्कृष्ट निर्मित वातावरण लुडोविक रामियर, थियो रिवोलेन, हेनरी डेरुएर, फ्रेडरिक मैनल, क्रिस्टल थिएटर के लिए मनोनीत। एक एनिमेटेड फीचर में उत्कृष्ट प्रभाव सिमुलेशन रिचर्ड एडेनोथ, गिलाउम गे, फ्रेडरिक वालोग्रिस, एंटोनी ब्रेमोंट मनोनीत। एनी पुरस्कार 12 मार्च 2022। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर गाओ 2 मनोनीत 70। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स 19 मार्च 2022। एनिमेटेड थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स के उत्कृष्ट निर्माता क्रिस मेलेडेनरी और जेनेट हीली मनोनीत 71। अमेरिकी सिनेमा संपादक पुरस्कार 5 मार्च 2022। सर्वश्रेष्ठ संपादित एनिमेटेड फीचर फिल्म ग्रेगरी पेलर मनोनीत 67। निकेलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स 9 अप्रैल 2022। पसंदीदा एनिमेटेड मूवी गाओ 2 मनोनीत 72। एनिमेटेड मूवी से पसंदीदा आवाज स्कारलेट जोहानसन ऐश के रूप में जीत गया। रीज विदरस्पून, रोसिटा ने अपने 5वें सप्ताहांत में $17.2 मिलियन कमाए, जिसमें यूक्रेन में $1.2 मिलियन की ओपनिंग। 44 अपने छठे सप्ताहांत में $17.1 मिलियन, 45 और अपने 7वें सप्ताहांत में $8.4 मिलियन शामिल थे। 46 अपने 8वें सप्ताहांत में फिल्म ने जर्मनी $3 मिलियन, पोलैंड $2.4 मिलियन और ऑस्ट्रिया $5 लाख में मजबूत शुरुआत की। 47 अपने 9वें सप्ताहांत में फिल्म ने 62 बाजारों से $17.4 मिलियन कमाए, जिसमें यूके में $9.3 मिलियन की ओपनिंग शामिल थी। 48 अपने 10वें सप्ताहांत में फिल्म ने 63 बाजारों से $14 मिलियन कमाए, जिसमें डेनमार्क देश में $1.1 मिलियन की शुरुआत शामिल थी, जहां हाल ही में महामारी प्रतिबंध हटा दिए गए थे। 9 फिल्म ने अपने 11वें सप्ताहांत में $11 मिलियन जोड़कर दुनिया भर में $300 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जिसमें नीदरलैंड में $2.2 मिलियन की शुरुआत शामिल थी। 50 फिल्म की कुल कमाई $10.3 मिलियन के साथ अपने 12वें सप्ताहांत में स्थिर रही। 52 6 मार्च तक फिल्म ने यूके में मूल फिल्म की कमाई को $40.5 मिलियन के साथ पार कर लिया था। 53 अपने 15वें सप्ताहांत में फिल्म ने अपनी कुल कमाई में $3 मिलियन जोड़े और सिंह फ्रेंचाइजी ने कुल मिलाकर $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिए। 54 फिल्म ने अपने 16वें सप्ताहांत में $6.1 मिलियन कमाए,
जिसमें जापान में $4.3 मिलियन की ओपनिंग शामिल थी। 55 इसने अपने 17वें सप्ताहांत में $3.6 मिलियन जोड़। 56 फिल्म ने अपने 19वें सप्ताहांत में $1.9 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया भर में $400 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिए। यह फ्रोजन 2 के बाद पहली फिल्म है, महामारी के दौरान पहली एनिमेटेड फिल्म है और मील के पत्थर तक पहुंचने वाली नेविंग इल्यूमिनेशन टाइटल है। 57 इसने अगले सप्ताहांत में $1.2 मिलियन कमाए। 58 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 137 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 72% की स्वीकृति रेटिंग मिली है और औसत रेटिंग 6.1 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, दूसरी कविता पहले की तरह ही पहली किस्त का आनंद लेने वाले दर्शकों के लिए सिंह 2 को एक और प्यारा मोड़ साबित होना चाहिए। 59 मेटाक्रिटिक पर 28 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 49 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 60 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A+ का एक दुर्लभ औसत ग्रेड दिया। यह ग्रेड पाने वाली पहली इल्यूमिनेशन फिल्म, जबकि पोस्टट्रैक ने बताया कि 91% दर्शकों ने इसे सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 78% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 31 हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए जस्टिन लोवे ने फिल्म के संगीत सेट की प्रशंसा की और कहा कि बस्टर ने शौकिया कलाकारों के लिए जो रैगटैग कास्ट लाया था, वह पेशेवर कलाकारों की एक पूरी कंपनी में बदल गया था। 61 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने भी सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि फिल्म खुशी की एक विस्तृत मशीनरी है और यह सराहना करना आसान है कि कैसे हर विकल्प लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए डिजाइन किया गया लगता है। 62 हालांकि कुछ समीक्षकों को फिल्म से निराशा हुई। प्लग्ड इन की एमिली क्लार्क ने फिल्म के प्रेरक और भावनात्मक तत्वों की प्रशंसा की, लेकिन इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि मीना स्पष्ट रूप से बस्टर से कहती है कि वह मंच पर किसी को चूमने के लिए तैयार नहीं है और वह उसे अनदेखा कर देता है। पूरे मामले ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया, यह सोचकर कि कितनी युवा अभिनेत्रियों ने वयस्क निर्देशकों और निर्माताओं के कहने पर किसी अजनबी से अपना पहला चुंबन प्राप्त किया है। 63 मार्क केरमोड, जिन्होंने पहली फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी थी, ने कहा कि सिंह 2 ने अपने आकर्षक तकनीकी प्रभावों का अत्यधिक उपयोग किया और इसमें घरेलू आकर्षण की कमी थी जो पहली फिल्म की विशेषता थी। क्रिस्टोफर मेलेडेंड्री बटा एमेल डीएनडीआरआई बटा 1 जन्म 15 मई 2019 5/9 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और इल्यूमिनेशन के संस्थापक और सीईओ है। उन्होंने पहले 20वीं सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन के अध्यक्ष के रूप में काम किया और आइस एज, डिस्पिकेबल मी, द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स और सिंह की फिल्म श्रृंखला के लिए निर्माता के रूप में काम किया है। 2021 में वह द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी पर वीडियो गेम कंपनी के साथ काम करने के बाद निंटेंडो के निदेशक मंडल में शामिल हो गए। 2 मेलेडेंड्री श्रेक फ्रेंचाइजी को पुनर्जीवित करने पर इल्यूमिनेशन के कॉर्पोरेट भाई ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के साथ भी सहयोग करता है। प्रारंभिक जीवन। मेलेंड्री का जन्म 15 मई 1959 को न्यूयॉर्क शहर में रोलांड मेलेंड्री, एक पुरुषों के फैशन डिजाइनर, और रिशा मेलेंड्री, एक कार्यकर्ता के घर हुआ था जो मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड में पले बढ़े थे। 3 उनके पिता इतालवी मूल के थे। 4 मेलेंड्री ने डार्टमाउथ कॉलेज में पढ़ाई की। 5 आजीविका, कैरियर का आरंभ। फिल्म उद्योग में मेलेंड्री की पहली नौकरी तब मिली जब उन्होंने फुटलूथ के सेट पर कार्यकारी निर्माता डैनियल मेलनी के सहायक के रूप में काम किए। 3 उन्होंने 1991 में छोड़ने तक प्रोडक्शन कंपनी द मेलेंड्री गॉर्डन कंपनी, मार्क गॉर्डन के साथ की सहस्थापना की। 1993 की डिज्नी फिल्म कूल रनिंग्स के लिए एक निर्माता के रूप में काम करने से पहले मेलेंड्री कई छोटी फिल्मों के निर्माता थे जो वित्तीय रूप से सफल रही। 6 इसके तुरंत बाद मेलेंड्री को 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा काम पर रखा गया, जहां अधिकारियों ने माना कि कूल रनिंग्स की सफलता ने मेलेंड्री की वित्तीय रूप से सफल पारिवारिक फिल्में बनाने की क्षमता को प्रदर्शित किए। 6 फिल्म निर्माता जॉन ह्यूजेस के साथ कई सहयोगों के बाद 6 मेलेंड्री के संरक्षण में रिलीज हुई पहली फिल्मों में से एक डॉन ब्लथ निर्देशित एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्म टाइटन ए 2000 थी, जो एक महंगी बॉक्स ऑफिस बम थी जिसकी असफलता के कारण उन्हें लगभग नौकरी से निकाल दिया गया था और जिसके कारण फॉक्स एनिमेशन स्टूडियो को बंद करना पड़ा था। 6 1998 से 2007 ब्लू स्काई स्टूडियो। 1998 में
मेलिंड्री ने फॉक्स के नवोदित विजुअल इफेक्ट हाउस ब्लू स्काई स्टूडियोज के अधिग्रहण का नेतृत्व किया, जो व्यावसायिक रूप से सफल प्रोडक्शन स्टूडियो बन गए। उन्होंने ब्लू स्काई के रचनात्मक और व्यावसायिक संचालन की देखरेख की, जो पूरी तरह से फॉक्स के स्वामित्व में आ गए। 7-8 स्टूडियो में रहते हुए मेलिंड्री ने आइस एज 2002, रोबोट्स 2005, आइस एज, द मेल्टडाउन 2006 और होटन हियर से हूँ 2008 सहित फिल्मों का पर्यवेक्षण और या कार्यकारी निर्माण किए। उन्होंने 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स, गॉन नटी 2002 और नो टाइम फॉर नट्स 2006 का भी निर्माण किया। दोनों को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2007 वर्तमान रोशनी। मेलिंड्री ने 2007 की शुरुआत में 20वीं शताब्दी फॉक्स एनिमेशन के अध्यक्ष के रूप में छोड़ दिया। उनकी जगह वैनेसा मोरिसन ने ले ली और एक एनिमेशन कंपनी इल्यूमिनेशन की स्थापना की, जो यूनिवर्सल पिक्चर्स के सहस्वामित्व में थी, जिसने फिल्मों को पूरी तरह से वित्तपोषित और स्वामित्व किए। 9 फॉक्स ने मेलिंड्री को बनाए रखने का प्रयास किया था, लेकिन लॉस एंजल्स टाइम्स द्वारा बताया गया था कि यूनिवर्सल की रोशनी में स्वामित्व हिस्सेदारी की पेशकश ने उन्हें स्विच करने के लिए राजी कर लिया था। 7 मेलिंड्री को यूनिवर्सल के साथ अपने अनुबंध के हिस्से के रूप में रोशनी की बॉक्स ऑफिस कमाई का एक हिस्सा प्राप्त हुआ और 2011 तक उनके पास उत्पादन कंपनी में एक अज्ञात हिस्सेदारी भी थी। 3 2010 में रोशनी ने अपनी पहली फिल्म डिस्पिकेबल मी रिलीज की। 3 इल्यूमिनेशन ने डॉ. सीस की द लोरेक्स का एक फिल्म संस्करण जारी किया, जिसने मेलिंड्री और डॉ. सीस एस्टेट के बीच सफल सहयोग जारी रखा है। 5 उन्होंने डिस्पिकेबल मी के विभिन्न सीक्वल और स्पिन ऑफ का भी निर्माण किए। 2016 वर्तमान ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और निंटेंडो के साथ काम। 28 अप्रैल 2016 को एनबीसी यूनिवर्सल ने प्रतिस्पर्धी स्टूडियो ड्रीमवर्क्स एनिमेशन को $3.8 बिलियन में अधिग्रहित करने की अपनी मंशा की घोषणा की। यह घोषणा की गई कि विलय के पूरा होने के बाद मेलिंड्री इल्यूमिनेशन और ड्रीमवर्क्स दोनों की देखरेख करेंगे। 10 हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि मेलिंड्री ने ड्रीमवर्क्स की देखरेख करने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय वह स्टूडियो में एक सलाहकार होंगे। 6 नवंबर 2018 को यह घोषणा की गई कि मेलिंड्री श्रेक फ्रेंचाइजी को पुनर्जीवित करने के लिए यूनिवर्सल और ड्रीमवर्क्स के साथ सहयोग करेंगे। 11, 12, 13 हालांकि मेलिंड्री का इरादा मूल आवाज अभिनेताओं को बनाए रखने का है, क्योंकि उनका मानना है कि वे शायद श्रृंखला के सबसे यादगार हिस्से थे। इस सहयोग की पहली फिल्म पुस इन बूट्स द लास्ट विश जनवरी 2018 में निंटेंडो ने एक वित्तीय बैठक के दौरान घोषणा की कि इल्यूमिनेशन एक एनिमेटेड मारियो फिल्म विकसित करेगा और मेलिंड्री सुपर मारियो निर्माता शिगेरू मियामोतो के साथ फिल्म का सहनिर्माण करेगा। 5 जुलाई 2021 को यह बताया गया कि मेलिंड्री निंटेंडो के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र और गैरकार्यकारी बाहरी निदेशक के रूप में शामिल होंगे ताकि निंटेंडो को सलाह दी जा सके, क्योंकि कंपनी निंटेंडो पिक्चर्स के तहत और अधिक फिल्में विकसित करती है। 2 मेलिंड्री ड्रीमवर्क्स के लिए श्रेक 5 पर एक निर्माता के रूप में काम करेंगे, जो 1 जुलाई 2026 को रिलीज के लिए तैयार है। 15 व्यक्तिगत जीवन। मेलिंड्री एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य है और कनेक्टिकट के लेकविले में द होत्तिस स्कूल के न्यासी बोर्ड के सदस्य है। मेलिंड्री की शादी 2002 से 2016 तक लेस्ली बेंजिगर से हुई थी। 16 उनके 2 बेटे हैं, जिनका जन्म 1990 और 1998 में हुआ था। 17 फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष शीर्षक नोट्स। 1986 पारा सहयोगी निर्माता। 1989 भाइयों का मिलन निर्माता। 1990 अवसर दस्तक देता है। 1993 रात में उड़ना कार्यकारी निर्माता। स्विंग किड्स। कूल रनिंग्स। सिस्टर एक्ट 2 आदत में वापस सहकार्यकारी निर्माता। 1994 जूरी द्वारा परीक्षण निर्माता। 2002 हिम्यूग कार्यकारी निर्माता। पागल हो गया। 2005 रोबोटों। 2006 हिम्यूग पिघलन। नट्स के लिए समय नहीं। 2008 होटन हियर से हूँ। 7 2010 डेस्पिकेबल मी निर्माता। 2011 कूदना। 2012 लोरेक्स। 2013 क्रिनिट 2। 2015 मिनियन। 18 2016 पालतू जानवरों का गुप्त जीवन। 19 गायो। 2017 में नीच 3। 20 2018 द ग्रिंच।
21। 2019 पालतू जानवरों का गुप्त जीवन 2, 22। 2021 गाओ 2। 2022 मिनियंस, द रायो ऑफ ग्रू, पुस इन बूट्स, द लास्ट विश कार्यकारी निर्माता 23। 2023 सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी, टॉबीज, निर्माता प्रवास। 2024 में नीच 4। 2026 सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2, 25। श्रेक 5, 26। 2027 मिनियन 3, 27। मैथ्यू डेविड मैककोनाघी बटा MKNHE बटा एमकॉन HAY, जन्म 4 नवंबर 1969, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने आने वाली उम्र की कॉमेडी डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड 1993 में सहायक भूमिका के साथ अपनी सफलता हासिल की। कई सहायक भूमिकाओं के बाद एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनकी पहली सफलता कानूनी ड्रामा ए टाइम टू किल 1996 में मिली। उनका करियर साइंस फिक्शन फिल्म कॉन्टैक्ट 1997, ऐतिहासिक ड्रामा अमिस्टेड 1997 और युद्ध फिल्म इंग 571 2000 में मुख्य भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा। 2000 के दशक में मैककोनाघे रोमांटिक कॉमेडीज में अभिनय के लिए जाने गए, जिनमें द वेडिंग प्लानर 2001, हाउ टू लूज ए गाय इन द स्टेज 2003, फेलियर टू लॉन्च 2006, फूल्स गोल्ड 2008 और घोस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट 2009 शामिल है, जिसने उन्हें एक सेक्स सिंबल के रूप में स्थापित किए। 2011 में फिल्म अभिनय से 2 साल के अंतराल के बाद मैककोनाघे ने अधिक नाटकीय भूमिकाओं में नजर आना शुरू किया, जिसकी शुरुआत कानूनी ड्रामा द लिंकन लॉयर से हुई। 2012 में उन्होंने मैजिक माइक में एक स्ट्रिपर और मड में एक भगोड़े की भूमिका के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। बायोपिक डलास बायर्स क्लब 2013 में एड्स से पीड़ित एक चरवाहे रॉन वुडरूफ की भूमिका निभाने वाले मैककोनाघे ने व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा और कई पुरस्कार अर्जित किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एकेडमी पुरस्कार भी शामिल है। इसके बाद उन्होंने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट 2013 में एक सहायक भूमिका निभाई और HBO की क्राइम एंथोलॉजी सीरीज ट्रू डिटेक्टिव 2014 के पहले सीजन में रस्ट कोहले की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उनकी बाद की फिल्म भूमिकाओं में इंटरस्टेलर 2014 और द जेंटलमैन 2019 में अभिनय करना, साथ ही कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स 2016। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मैथ्यू डेविड मैककोनाघे का जन्म 4 नवंबर 1969 को टेक्सास के उवाल्ड में हुआ था। 1-2 उनकी आयरिश विरासत है, विशेष रूप से काउंटी केवन बटा काउंटी मोनागन क्षेत्र से। 3 उनकी मां मैरी कैथलीन नी मैककेब एक प्रकाशित लेखिका और पूर्व किंडरगार्टन शिक्षिका 4 ट्रेंटन न्यू जर्सी से थीं। 5 उनके पिता जेम्स डोनाल्ड मैककोनाघे की भी आयरिश जड़ें थीं। 3 उनका जन्म मिसिसिपी में 1929 में हुआ था और उनका पालन पोषण लुइसियाना में हुआ। 6 जहां उन्होंने एक तेल पाइप आपूर्ति का व्यवसाय चलाया। उन्होंने केंटकी वाइल्डकैट्स और ह्यूस्टन कॉगर्स कॉलेज फुटबॉल टीमों के लिए खेल। 7 जिम को 1953 के NFL ड्राफ्ट के 27वें दौर में नेशनल फुटबॉल लीग NFL के ग्रीन बे पैकर्स द्वारा चुना गया। 8 मैककोनाघे के माता-पिता ने एक दूसरे से 3 बार शादी की, 2 बार एक दूसरे को तलाक दिए। 9 उनके 2 बड़े भाई एस माइकल और पैट्रिक, जिन्हें गोद लिया गया था। 10 माइकल, जिसका उपनाम रूस्टर एक करोड़पति है, जिसने CNBC डॉक्यूसीरीज वेस्ट टेक्सास इन्वेस्टर्स क्लब में अभिनय किया था। 11 परिवार मेथोडिस्ट था। 12 वह कॉन्फेडरेट ब्रिगेडियर जनरल डेनरिज मैकरे के रिश्तेदार है। 13 मैककोनाघे 1980 में लॉन्गव्यू टेक्सास चले गए। 5 और बाद में लॉन्गव्यू हाई स्कूल में पढ़े। 1988 में वे यह सोचकर ऑस्ट्रेलिया चले गए कि वे सिडनी में हाई स्कूल में पढ़ेंगे। इसके बजाय वे 1 साल के लिए वार्नरवेल, न्यू साउथ वेल्स में रहे, जबकि वे गोरोकन हाई स्कूल गए। वे रोटरी यूथ एक्सचेंज के छात्र थे और एक वकील के सहायक और ANZ के लिए बैंक टेलर के रूप में काम किए। 15 उन्होंने ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय यूटिस्टिन में भाग लिया, जहां वे डेल्टा ताऊ डेल्टा बिरादरी में शामिल हो गए। 16 उन्होंने 1989 की शरद ऋतु में शुरुआत की और 1993 के वसंत में रेडियो टेलीविजन फिल्म में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 17
उनकी मूल योजना बदल गई क्योंकि वह दक्षिणी मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय में जाना चाहते थे, जब तक कि उनके एक भाई ने उन्हें नहीं बताया कि निजी स्कूल की ट्यूशन परिवार के वित्त पर बोझ होगी। उन्होंने कॉलेज से स्नातक होने के बाद लॉ स्कूल में जाने की योजना बनाई थी, 18, लेकिन पता चला कि उन्हें वकील बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 5. आजीविका। 1990 के दशक की शुरुआत से 2000 तक सफलता और प्रमुखता की ओर बढ़ना। 1990 के दशक की शुरुआत में मैककोनाघे ने टेलीविजन विज्ञापनों में काम करना शुरू किए। 1992 में उन्हें ट्रिशा ईयरवुड के एक गाने वॉक अवे जो के म्यूजिक वीडियो में बॉयफ्रेंड की भूमिका में लिया गया, जिसमें डॉन हेनले भी थे। 20 उसी साल उन्होंने अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के एक एपिसोड में भी अभिनय किए। 21 बॉब बालाबन की माई बॉयफ्रेंड सबैक का प्रीमियर 6 अगस्त 1993 को हुआ, जहां मैककोनाघे ने गाय 2 फीट के रूप में पहली बार बड़े पर्दे पर उपस्थिति दर्ज कराई। 24 सितंबर को रिचर्ड लिंकलेटर की डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड का प्रीमियर हुआ। 23, 24, 25, 26 मैककोनाघे ने अभिनेताओं की एक बड़ी कलाकारों की टुकड़ी में वुडरसन की भूमिका निभाई, जो बाद में स्टार बन गए। उन्हें मूल रूप से फिल्म में नहीं लिया गया था क्योंकि वुडरसन की भूमिका मूल रूप से छोटी थी और बजट उद्देश्यों के लिए स्थानीय रूप से कास्ट की जानी थी। 27 कास्टिंग के समय वह ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में एक फिल्म छात्र थे और अपनी प्रेमिका के साथ हयात होटल बार में गए थे। 28 उन्होंने कास्टिंग निर्देशक डॉन फिलिप्स से संपर्क किए। 29 फिलिप्स याद करते हैं, बारटेंडर ने उनसे कहा, वहां नीचे उस आदमी को देखा, वह डॉन फिलिप्स है। उसने फास्ट टाइम्स में सीन पेन को कास्ट किया था और मैथ्यू कहता है, मैं नीचे जाकर इस आदमी से बात करने वाला हूँ। फिलिप्स यह भी याद करते हैं कि लिंकलेटर को पहले मैककोनाघे पसंद नहीं थे क्योंकि वह बहुत सुंदर थे। निर्माण के दौरान पिकफोर्ड नामक एक अन्य चरित्र को एक बड़ी भूमिका दी जानी थी। अन्य कलाकारों के साथ पिकफोर्ड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता के व्यवहार के कारण मैककोनाघे के चरित्र वुडरसन के पक्ष में उसका स्क्रीन समय कम कर दिया गया। लिंकलेटर ने याद किया, एक और अभिनेता था जो मैककोनाघे के विपरीत था। वह वास्तव में सभी के साथ नहीं मिल रहा था। मैं बता सकता था कि अभिनेता उसे जवाब नहीं दे रहे थे। 30 वुडरसन की भूमिका का अधिकांश हिस्सा या तो मौके पर ही सुधारा गया था या लिखा गया था। 30 डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड 24 सितंबर 1993 को 183 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $9,18,127 की कमाई की। इसने उत्तरी अमेरिका में $7.9 मिलियन कमाए। 31 फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिलती है। 32 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर इसे 92% अनुमोदन रेटिंग मिली है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, एक बेहतरीन कलाकारों की टुकड़ी, 1970 के दशक के लिए एक सटीक एहसास और एक शानदार साउंड ट्रैक की विशेषता, डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड हाई स्कूल जीवन पर एक मजेदार, स्नेही और स्पष्ट नज़र है। 33 द ऑस्टिन क्रॉनिकल के लिए उनकी समीक्षा में मार्जोरी बामगार्टन ने मैथ्यू मैककोनाघे के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा की। वह एक ऐसा किरदार है जिससे हम सभी फिल्मों में बहुत परिचित हैं, लेकिन मैककोनाघे ने बिना किसी कृपालुता या सनक के इस आदमी को निभाया है और इस किरदार को हमेशा के लिए अपना बताया है। 1994 में मैककोनाघे ने एंजल्स इन द आउटफील्ड, द रिटर्न ऑफ द टेक्सास चेनसो मैसकर और डैनियल जॉनस्टन के संगीत वीडियो लाइफ इन वैन में अभिनय किए। मैककोनाघे ने हर्बर्ट रॉस की बॉयज ऑन द साइड में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 3 फरवरी 1995 को हुआ था। 35 उस वर्ष उन्होंने एक क्राइम थ्रिलर ब्रायन कॉक्स की स्कॉर्पियन स्प्रिंग में भी अभिनय किया था। 36 जॉन सेयर्स की लोन स्टार, 1996 दक्षिण टेक्सास के एक छोटे से शहर में स्थापित एक नव-पश्चिमी रहस्य फिल्म है। मैककोनाघे क्रिस कूपर, क्रिस क्रिस्टोफरसन और एलिजाबेथ पेना जैसे कलाकारों की टुकड़ी में है। 37 मैककोनाघे ने जोएल शूमाकर की ए टाइम टू किल में वकील जेक ब्रिगेंस की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 24 जुलाई को हुआ था। 38 यह फिल्म जॉन ग्रिशम के इसी नाम के कोर्टरूम अपराध उपन्यास पर आधारित है। 3 रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 67% की स्वीकृति रेटिंग मिली है। आलोचकों की आम सहमति है, बहुत लंबी और सतही, ए टाइम टू किल फिर भी अपने कुशल शिल्प कौशल और बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर सफल होती है। 40
अमेरिका में यह अपने पहले 2 हफ्तों के दौरान नंबर 1 पर पहुंच गई और घरेलू स्तर पर $108 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त 43,500,000 कमाए। 41 MTV मूवी अवार्ड्स में मैककोनाघे ने सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू प्रदर्शन जीताई। 42 लार्जर दैन लाइफ बिल मरे द्वारा अभिनीत और हॉवर्ड फ्रैंकलिन द्वारा निर्देशित एक रोड कॉमेडी फिल्म है। मैककोनाघे ने सहायक भूमिका निभाई थी। 43 उस वर्ष उन्होंने ग्लोरी डेज में भी अभिनय किए। 44 सागन और उनकी पत्नी एंड्रूएन ने फिल्म की कहानी की रूपरेखा लिया। फिल्म में जोडी फोस्टर ने फिल्म की मुख्य भूमिका निभाई है। 45 46 उसी वर्ष मैककोनाघे ने स्टीवन स्पीलबर्ग की अमिस्टेड में तत्कालीन वकील रोजर शेरमैन बाल्डविन की भूमिका निभाई। 47 न्यूटन बॉयज रिचर्ड लिंकलेटर द्वारा सहलिखित और निर्देशित 1998 में रिलीज हुई थी। यह न्यूटन गैंग की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो टेक्सास के उवाले के बैंक लुटेरों का एक परिवार है। 1999 में मैककोनाघे ने ईडीटीवी में अभिनय किए। 19 रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित यह क्यूबेकॉइस फिल्म लुई 19 किंग ऑफ द एयरवेव्स लुई 19 लेरोई दे सोंडेस 1994 का रूपांतरण है। 48 यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई, जिसने $80 मिलियन के प्रोडक्शन बजट से केवल $35.2 मिलियन की कमाई की। 49 2000 में उन्होंने जोनाथन मोस्टो द्वारा निर्देशित पनडुब्बी फिल्म U-571 में अभिनय किए। 50 51 2001 से 2011 रोमांटिक कॉमेडी और पेशेवर विस्तार। मैककोनाघे 2008 में नोटिका मालिबू ट्रायथलॉन में भाग लेते हुए। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्हें द वेडिंग प्लानर और हाउ टू लूज ए गाय इन द स्टेज सहित रोमांटिक कॉमेडी में कास्ट किया जा रहा था। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 52 इन और अन्य जैसे फुल स्कोर्ट 2008 और घोस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट 2009 ने उन्हें एक सेक्स सिंबल के रूप में स्थापित किए। 53 वह केट बेकिंसले के साथ कम बजट की फिल्म टिप्टोज में एक फायर फाइटर की भूमिका में, टू फॉर द मनी में एक जुआ मुगल अल पैचिनो के शिष्य की भूमिका में और बिल पैक्सटन के साथ फ्रेलिटी में नजर आए, जो इसके निर्देशक भी थे। 19 53 मैककोनाघे ने 2005 की फीचर फिल्म सहारा में अभिनय किया। स्टीव ज़हान और पेनेलो क्रूज ने सह-अभिनय किए। 55 फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने अमेजन नदी में नौकायन और माली की ट्रैकिंग करके इसका प्रचार किए। 56 उसी वर्ष मैककोनाघे को पीपल पत्रिका का 2005 का सेक्सिएस्ट मैन अलाइव नामित किया गया। 57 मैककोनाघे ने 2006 के अंत में पीस कोर्ट्स के लिए एक विज्ञापन अभियान में आवाज का काम भी किए। 58 विल्सन के आत्महत्या के प्रयास के बाद उन्होंने बेन स्टिलर की ट्रॉपिक थंडर में ओवेन विल्सन की जगह ली। 59 2008 में मैककोनाघे सैम इलियट की जगह राष्ट्रीय रेडियो अभियान बीफ इट्स व्हाट्स फॉर डिनर के नए प्रवक्ता बने। 60 61 मैककोनाघे ने माना कि उनकी जीवन शैली, समुद्र तट पर रहना, अपनी शर्ट उतारकर दौड़ना, रोमांटिक कॉमेडी करना ने उन्हें कुछ भूमिकाओं के लिए टाइपकास्ट कर दिया था और उन्होंने अन्य विषयों के साथ नाटकीय काम की तलाश की। 62 भूमिकाओं के उनके चयन में यह बदलाव 2011 और 2014 के बीच मैककोनाइसेंस के रूप में जाना जाता है। 63 उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ सालों से मैं रोमांटिक और एक्शन कॉमेडी के साथ कुछ ऐसा कर रहा था जो मुझे पसंद था, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने देखा कि कुछ और चीजें भी थीं जो नहीं आ रही थी, और अगर वे आ रही थी तो यह एक स्वतंत्र रूप में बहुत कम वेतन के साथ था और कोई भी वास्तव में उनके पीछे नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं उन चीजों को मना कर सकता हूं जो मैं कर रहा था। उन चीजों को मना करने में मुझे पता था कि कुछ समय के लिए काम खत्म हो जाएगा। 1.5 साल, फिर भी कुछ नहीं। 2 साल में अचानक मेरी राय में मैं कुछ अच्छे निर्देशकों के लिए एक नया अच्छा विचार बन गए। 62 2011 से 2014 स्थापित अभिनेता। 2011 में 83वें अकादमी पुरस्कार समारोह में मैककोनाघे। 2012 में मैककोनाघे ने चैनिंग टैटम के साथ मैजिक माइक में अभिनय किया, जो टैटम के शुरुआती जीवन पर आधारित था। इसका निर्देशन स्टीवन सोडरबर्ग ने किया था। 61 2012 में मर भी आई, जिसमें उन्हें एक भगोड़े की भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। 65 वह अपने पूर्वी टेक्सास की जड़ों की ओर लौट आए। निर्देशक रिचर्ड लिंकलेटर के साथ बर्नी पर फिर से काम किया। जिला अटॉर्नी डैनी बक डेविडसन की भूमिका निभाई। 66
जून 2012 में मैककोनाघे को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 2013 में उन्होंने जीवनी नाटक डलास बायर्स क्लब में रॉन वुडरूफ का किरदार निभाए, एक रोडियो सवार की भूमिका जिसे पता चलता है कि उसे एड्स है और इलाज कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसे लगभग 50 पाउंड 22 किलोग्राम वजन कम करना पड़ा। इस फिल्म ने मैककोनाघे को कई पुरस्कार अर्जित किए, जिसमें एक प्रमुख भूमिका में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ड्रामा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार शामिल है। 1970 उनके सहकलाकार जेरेड लेटो ने रेयान की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता, जिससे डलास बायर्स क्लब मिस्टिक रिवर 2003 के बाद दोनों पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म बन गईं। 71, 72, 73 इस दौरान मैककोनाघे ने ऑस्टिन, टेक्सास में एलबीजे प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के लिए एक सार्वजनिक सेवा घोषणा रिकॉर्ड की। 71 2015 के कान फिल्म महोत्सव में मैककोनाघे। अप्रैल 2014 में टाइम पत्रिका ने मैककोनाघे को अपने वार्षिक टाइम 100 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में शामिल किए। 75 अगस्त 2014 में लिंकन मोटर कंपनी ने एक विज्ञापन अभियान के लिए मैककोनाघे के साथ बहुवर्षीय सहयोग पर हस्ताक्षर किए। निकोलस विंडिंग रेफन ड्राइव द्वारा निर्देशित विज्ञापनों में मैककोनाघे को एक कहानीकार के रूप में लिंकन की एमकेसी क्रॉसओवर चलाते हुए दिखाया गया था। 76 सितंबर 2014 में विज्ञापनों के शुरू होने के तुरंत बाद उन्हें एलेन डीजेनरेस, कॉनन ओब्रायन, जिम कैरी, साउथ पार्क और सैटरडे नाइट लाइव द्वारा पैरोडी किया गया था। विज्ञापनों के शुरू होने के एक महीने बाद लिंकन की कुल बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे साथ भी ऐसे क्षण आए हैं जब मैं हॉलीवुड में अपने साथियों के सामने मंच पर पुरस्कार ग्रहण कर रहा था और भीड़ में ऐसे लोग भी थे जिनके साथ मैंने कई बार भोजन से पहले प्रार्थना की थी, और जब मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया तो मैंने देखा कि उनमें से कुछ लोग ताली बजाने चले गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मेरे बायोडाटा में यह बुरी बात है और फिर वे हाथ पर हाथ रचकर बैठ गए। 2019 में वह ऑस्टिन एफसी के अल्पसंख्यक मालिक बन गए, जो मेजर लीग सॉकर की एक टीम है जिसने 2021 में खेलना शुरू किए। 108, 109 मैककोनाघे लंबे समय से वाशिंगटन कमांडर्स फुटबॉल टीम के प्रशंसक रहे हैं। 110, 111 2023 में मैककोनाघे ने कहा कि वह और उनके पुराने दोस्त और ट्रू डिटेक्टिव के सहकलाकार सहकार्यकारी निर्माता वुडी एरेल्सन संभावित रूप से भाई हो सकते हैं। उनकी मां ने दावा किया कि मैककोनाघे के गर्भधारण के समय एरेल्सन के पिता चार्ल्स एरेल्सन के साथ उनके अंतरंग संबंध थे। 112, 113 सितंबर 2023 में मैडम तुसाद न्यूयॉर्क ने मैथ्यू मैककोनाघे की एक नई मोम की मूर्ति का अनावरण किया, जो द टुनाइट शो में उनकी 2021 की उपस्थिति से प्रेरित है। यह कार्यक्रम मैककोनाघे की द व्यू की यात्रा के दौरान उनकी बच्चों की किताब जस्ट बिकॉज को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शित किया गया था। 114 राजनीति। मैककोनाघे और उनकी पत्नी कैमिला 7 जून 2022 को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत करते हुए। उवाल्डे स्कूल गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस में बोलते हुए मैककोनाघे। नवंबर 2020 में द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट में उपस्थिति में मैककोनाघे ने इनकार किया कि वह गवर्नर के लिए दौड़ने में रुचि रखते हैं। 115 टेक्सास ट्रिब्यून ने मैककोनाघे की राजनीति में भागीदारी की कमी पर रिपोर्ट करते हुए कहा कि उन्होंने कम से कम 2012 से प्राथमिक दौर में मतदान नहीं किया था और 2021 तक राज्य या संघीय स्तर पर कभी भी राजनीतिक अभियान में दान नहीं दिया था। 116 उन्होंने 2018 के टेक्सास चुनावों और 2020 के संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावों में मतदान किया था। 116 मार्च 2021 में मैककोनाघे ने पुष्टि की कि वह 2022 के टेक्सास के गवर्नर चुनाव में दौड़ने पर विचार कर रहे हैं। 117 एनपीआर के 7 अक्टूबर 2021 के ट्विटर स्पेस इंटरव्यू में मैककोनाघे से पूछा गया कि क्या वह टेक्सास के गवर्नर के लिए दौड़ने जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं हूं जब तक मैं नहीं हूं। 118 जब मतदान के अधिकार और गर्भपात जैसे राजनीतिक मुद्दों के बारे में सवाल पूछे गए तो मैककोनाघे ने जानबूझकर अस्पष्ट रहने का विकल्प चुना और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का खुलासा नहीं किए। 119, 120
टेक्सास के प्राथमिक उम्मीदवार के दाखिल होने की समय सीमा से ठीक 2 हफ्ते पहले मैककोनाघे ने अपने आधिकारिक ट्विटर प्रोफाइल पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया कि वह कार्यालय के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। 121, 122 बाहरी वीडियो आइकन मैककोनाघे और प्रेस सचिव कराइन जीन पेरे के साथ व्हाइट हाउस की दैनिक ब्रीफिंग 7 जून 2022 सी-स्पैन। जून 2022 में मैककोनाघे व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए और 20 मिनट के भाषण के दौरान सामान्य ज्ञान वाले बंदूक कानूनों की वकालत की, जिसमें उन्होंने उवाल्दे स्कूल शूटिंग के बारे में बात की जो उनके गृहनगर उवाल्दे में हुई थी। 123 उन्होंने कहा, हमें जिम्मेदार बंदूक स्वामित्व की आवश्यकता है। हमें पृष्ठभूमि की जांच की आवश्यकता है। हमें AR-15 राइफल खरीदने की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 करने की आवश्यकता है। हमें उन राइफलों के लिए प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता है। हमें उन लोगों के लिए लाल झंडा कानूनों और परिणामों की आवश्यकता है जो उनका दुरुपयोग करते हैं। 124 CNN ने भाषण को भावुक और कभी-कभी भावनात्मक बताए। 2014 में मैककोनाघे को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। यह 6931 हॉलीवुड बुलेवार्ड पर स्थित है। 78 उसी वर्ष उन्होंने HBO की क्राइम ड्रामा एंथोलॉजी सीरीज ट्रू डिटेक्टिव में वुडी एरेल्सन के साथ स्टार बिलिंग साझा की। 79 रस्ट कोहले के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड जीता। 80 उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था, जिसे वह ब्रायन क्रैंस्टन से हार गए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 81 अपनी पहली ऑस्कर जीत और ट्रू डिटेक्टिव के लिए प्राप्त आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ आलोचक रेचल सिमे ने अधिक जटिल नाटकीय भूमिकाएं निभाते हुए उनकी पहचान और प्रदर्शन को द मैककोनेसेंस नाम दिए। 65 उसी वर्ष मैककोनाघे को क्रिस्टोफर नोलन की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म इंटरस्टेलर 2014 में एक विधुर पिता और अंतरिक्ष यात्री कूपर की भूमिका निभाने के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। ऐसी 2015 वर्तमान कैरियर में उतार चढ़ाव। केन वतनबे के साथ कसवान सेंट की 2015 की फिल्म द सी ऑफ थ्रीज को पूरा करने के बाद 2016 में मैककोनाघे ने 2 फिल्मों फ्री स्टेट ऑफ जोन्स और गोल्ड में अभिनय किया और 2 एनिमेटेड फिल्मों कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स और सिंग में प्रमुख पात्रों को आवाज दी। 2016 में मैककोनाघे को वाइल्ड टर्की के नवीनतम अभियान के लिए क्रिएटिव डायरेक्टर और सेलिब्रिटी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, ताकि अधिक महिलाओं और अधिक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को लाया जा सके। 85 मैककोनाघे ने 2017 के स्टीफन किंग रूपांतरण द डार्क टॉवर में वाल्टर पेडिक के रूप में अभिनय किया, जिसे अधिकांश आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 86 87 88 89 2018 में उन्होंने सच्चे जीवन के गैंगस्टर ड्रामा व्हाइट बोयरिक में अभिनय किया। 90 जिसे मिश्रित समीक्षा मिली। 2019 में उन्होंने कामुक थ्रिलर सेरेनिटी में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें डायने लेन और एनी हैथवे ने भी अभिनय किए। 25 जनवरी को रिलीज होने के बाद फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने नकार दिए। 91 मैककोनाघे ने अगली बार हार्मनी कोरिन की द बीच बम में मुख्य भूमिका निभाई, जो एक कॉमेडी थी जिसमें जैक एफ्रोन और जोना हिल भी थे। यह फिल्म 29 मार्च 2019 को रिलीज हुई थी। 92 2019 के अंत में मैककोनाघे गाई रिची की फिल्म द जेंटलमैन में काल्पनिक कैनबिस बैरन मिकी पियर्सन की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 2020 में मैककोनाघे ने एक संस्मरण ग्रीन लाइट्स प्रकाशित किए। 6 फरवरी 2023 को यह घोषणा की गई कि उन्होंने 17 मार्च 2023 को रिलीज हुई नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरीज एजेंट एल्विस पर एल्विस प्रेस्ली के एनिमेटेड संस्करण को आवाज दी। 95 सीजन 5 के भाग 2 के अंत में येलोस्टोन श्रृंखला से केविन कॉस्टनर के 8 मई 2023 को घोषित प्रस्थान के बाद मूल श्रृंखला समाप्त होनी है, और उसके बाद येलोस्टोन से संबंधित एक श्रृंखला होगी और मैककोनाघे को एक नई शीर्षक भूमिका में दिखाया जाएगा। 96 व्यक्तिगत जीवन। मैककोनाघे और उनकी पत्नी कैमिला अल्वेस। 2010 में मैककोनाघे की मुलाकात कैमिला अल्वेस से 2006 में हुई थी। उनकी और अल्वेस की सगाई 25 दिसंबर 2011 को हुई और 9 जून 2012 को ऑस्टिन में एक निजी कैथोलिक समारोह में उनकी शादी हुई, जहां वे रहते हैं। 98 99 100 उनके 3 बच्चे हैं। 101 102
103। एक ईसाई, मैककोनाघे अक्सर अपने विश्वास के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। 104, 105, 106, वह एक गैरसांप्रदायिक चर्च में जाते हैं। 104, 105, 106, 107, उन्होंने कहा है कि उन्हें हॉलीवुड के कुछ सदस्यों से उनकी मान्यताओं के लिए निजी व्यक्तिगत आलोचना और निर्णय प्राप्त हुआ है। 105, 106। विदर्स्पून ने 1991 में द मैन इन द मून के लिए एक ओपन कास्टिंग कॉल में भाग लिया, जिसमें एक छोटे से हिस्से के लिए ऑडिशन देने का इरादा था। 15, लेकिन इसके बजाय उन्हें डेनी ट्रेंट की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जो एक 14 वर्षीय देहाती लड़की है जिसे अपने 17 वर्षीय पड़ोसी से पहली बार प्यार हो जाता है। यह फिल्म उसके मूल राज्य लुइसियाना में होती है। द गार्जियन के अनुसार उसके प्रदर्शन ने शुरुआती छाप छोड़। 24, फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने टिप्पणी की, उसका पहला चुंबन सबसे सही छोटे दृश्यों में से एक है जो मैंने कभी किसी फिल्म में देखा है। 18, अपनी भूमिका के लिए विदर्स्पून को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री की श्रेणी में यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 25, उस वर्ष के अंत में उन्होंने पेट्रिसिया अर्क्रेट के साथ वाइल्ड फ्लावर में अपनी टेलीविजन शुरुआत की। 6, 11, 1992 में विदर्स्पून टेलीविजन फिल्म डेस्परेट चॉइसेस टू सेव माई चाइल्ड में नजर आईं, जिसमें उन्होंने एक गंभीर रूप से बीमार युवा लड़की का किरदार निभाया था। 6, 1993 में विदर्स्पून ने सीबीएस मिनी सीरीज रिटर्न टू लोनसम डव में एक युवा पत्नी नॉनी पार्कर की भूमिका निभाई, डिज्नी फिल्म ए फार ऑफ प्लेस में दिखाई दी और जैक द बियर में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री सह कलाकार के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड दिलाए। 6, 26, अगले वर्ष जेफरी लेवी द्वारा निर्देशित 1994 की फिल्म एसएफडब्ल्यू में वेंडी फिस्टर के रूप में उनकी एक और प्रमुख भूमिका थी। 27, 1996 में विदर्स्पून ने 2 प्रमुख फिल्मों में अभिनय किया, मार्क वार्लबर के साथ थ्रिलर फियर। 28, 29, निकोल वॉकर के रूप में एक किशोरी जो जुनूनी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को डेट करना शुरू कर देती है। 30, लॉस एंजल्स में रहने वाली एक गरीब लड़की जो स्टॉकटन में अपनी दादी के घर के रास्ते में एक सीरियल किलर का सामना करती है। 15, फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने लिखा, विदर्स्पून, जो टेक्सास का उच्चारण करती है, एक के बाद एक चरम स्थिति में पूरी तरह से विश्वसनीय है। 31, विदर्स्पून के प्रदर्शन ने उन्हें कॉनेक पुलिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया और उन्हें एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित करने में मदद की। 15, 32, फिल्म के निर्माण ने उन्हें महत्वपूर्ण अभिनय का अनुभव भी दिया। उन्होंने कहा, एक बार जब मैंने उस फिल्म की बाधा को पार कर लिया जिसने मुझे मौत के घाट उतार दिया, मुझे लगा कि मैं कुछ भी करने की कोशिश कर सकती हूँ। 23, 1998 में विदर्स्पून ने 3 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, ओवरनाइट डिलीवरी, प्लीजेंटविले और ट्वाइलाइन। 11, 33, प्लीजेंटविले में उन्होंने टोबी मागुइरे के साथ 1990 के दशक के किशोर भाई बहनों की कहानी में अभिनय किया, जिन्हें जादुई तरीके से 1950 के दशक की टेलीविजन सीरीज की सेटिंग में पहुंचाया जाता है। उन्होंने जेनिफर का किरदार निभाया, जो मागुइरे के किरदार की बहन है, जो मुख्य रूप से दिखावे, रिश्तों और लोकप्रियता के बारे में चिंतित है। उनके प्रदर्शन ने उनकी प्रशंसा अर्जित की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला निर्णायक प्रदर्शन के लिए यंग हॉलीवुड पुरस्कार दिलाए। 34, निर्देशक गैरी रॉस ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, वह एक किरदार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वह कॉमेडी को समझती है। 23, एक साल बाद विदर्स्पून ने ड्रामा थ्रिलर बेस्ड लेड प्लान्स में एलेसेंड्रो निवोला के साथ सहअभिनय किया। उन्होंने लिसा की भूमिका निभाई, एक महिला जो अपने प्रेमी निक के साथ एक छोटे से मृतंत वाले शहर से भागने की योजना बनाती है। 6, इसके अलावा 1999 में उन्होंने 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी उपन्यास लेस लियासन डेंजरेस के आधुनिक संस्करण ड्रामा क्रूएल इंटेंशंस में सारा मिशेल गेलर और रयान फिलिप के साथ सहअभिनय किए। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के आलोचक ने एनेट हरग्रोव के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। विदर्स्पून कम से कम चमकदार भूमिका में विशेष रूप से अच्छी है, और यहाँ तक कि जब प्यारे शैतानी चेहरों की एक श्रृंखला बनाने के लिए कहा जाता है, तो वह इसे खींचती है। 35, वह फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए मार्सी प्लेग्राउंड। 6, ट्रेसी फ्लिक के अपने चित्रण के लिए उन्होंने प्रशंसा अर्जित की और गोल्डन ग्लोब्स और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में अपना पहला नामांकन प्राप्त किए।
उन्होंने नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स और ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। 37 विदर्स्पून को प्रीमियर द्वारा अब तक के 100 महानतम फिल्म प्रदर्शनों की सूची में स्थान मिला। 38 निर्देशक अलेक्जेंडर पायने ने कहा, उसमें विदर्स्पून वह गुण है जो पुरुषों को आकर्षक लगता है, जबकि महिलाएं उसकी दोस्त बनना चाहेंगी। लेकिन यह सिर्फ आधार है, कोई और उतना मजेदार नहीं है या चीजों में इतना आकर्षण नहीं लाता है। वह कुछ भी कर सकती है। 16 इलेक्शन की सफलता के बाद विदर्स्पून को टाइपकास्टिंग के कारण काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 39 मुझे लगता है कि मैंने जो किरदार निभाया था वह बहुत ही चरम और एक तरह से कर्कश था। लोगों को लगा कि मैं वही हूँ, बजाय इसके कि मैं जाकर कोई भूमिका बनाऊं। मैं चीजों के लिए ऑडिशन देती और मैं हमेशा दूसरी पसंद होती। स्टूडियो कभी भी मुझे काम पर नहीं रखना चाहते थे और मैं बड़ी बॉक्स ऑफिस अभिनेत्रियों के लिए भूमिकाएं नहीं खो रही थी, बल्कि उन लोगों के लिए जिनके बारे में मुझे लगता है कि लोगों की राय अलग थी, उन्होंने कहा। 2000 में विदर्स्पून ने अमेरिकन साइको में पैट्रिक बेटमैन की ट्रॉफी गर्लफ्रेंड के रूप में सहायक भूमिका निभाई और लिटिल निकी में एंटीक्रिस की मां के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई। 33 उन्होंने फ्रेंड्स के छठे सीजन में रेचल ग्रीन की बहन जिल के रूप में अतिथि भूमिका भी निभाई। लॉरा जीन रीज विदर्स्पून, जन्म 22 मार्च 1976, एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता है। वह विभिन्न पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है, जिसमें एक अकादमी पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2006 और 2015 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया, और फोर्ब्स ने उन्हें 2019 और 2021 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सूचीबद्ध किए। 2021 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री का नाम दिया और 2023 में उन्हें $440 मिलियन की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ अमेरिका की सबसे अमीर महिलाओं में से एक नामित किया गया। 2 विदर्स्पून ने अपने करियर की शुरुआत एक किशोरी के रूप में की थी। उन्होंने द मैन इन द मून 1991 में अपनी पहली स्क्रीन शुरुआत की। 1996 की फिल्मों फ्रीवे और फियर में अभिनय करने के बाद उन्हें 1999 में क्रूएल इंटेंशन में सहायक भूमिका के साथ सफलता मिली और ब्लैक कॉमेडी इलेक्शन में ट्रेसी फ्लिक के चित्रण के लिए उन्हें कॉमेडी लीगली ब्लोंड 2001 और इसके 2003 के सीक्वल में एले वुड्स की भूमिका निभाने और रोमांटिक कॉमेडी स्वीट होम अलबामा 2002 में अभिनय करने के लिए व्यापक मान्यता मिली। उन्होंने संगीत में बायोपिक वॉक द लाइन 2005 में जून कार्टर कैश की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। करियर में गिरावट के बाद, जिसके दौरान उनकी एकमात्र बॉक्स ऑफिस सफलता रोमांटिक ड्रामा वाटर फॉर एलिफेंट्स 2011 थी, उसके बाद से उन्होंने मुख्य रूप से टेलीविजन में काम किया है। अपनी कंपनी हेलो सनशाइन के तहत कई महिला प्रधान साहित्यिक रूपांतरणों का निर्माण और अभिनय किया है। इनमें HBO ड्रामा सीरीज बिग लिटिल लाइज 2017 से 2019, एप्पल TV प्लस ड्रामा सीरीज द मॉर्निंग शो 201 नववर्तमान और हुलू मिनिसीरीज लिटिल फायर एवरीवेयर 2020 शामिल है। इनमें से पहली के लिए उसने उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। उन्होंने फिल्म रूपांतरण गॉन गर्ल 2014 और व्हेयर द क्रॉडेड सिंग 2022 और मिनिसीरीज रूपांतरण डेजी जोन्स एंड द सिक्स 2023 का भी निर्माण किया है। विदर्स्पून रीज बुक क्लब और एक कपड़ों की कंपनी ड्रेपर जेम्स की भी मालिक है। वह बच्चों और महिलाओं के वकालत संगठनों में शामिल है। वह चिल्ड्रंस डिफेंस फंड CDF के बोर्ड में काम करती है और 2007 में उन्हें एवन प्रोडक्ट्स का ग्लोबल एम्बेसडर नामित किया गया था, जो महिलाओं के मुद्दों के लिए समर्पित चैरिटेबल एवन फाउंडेशन की मानद अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लॉरा जेने रीज विदर्स्पून का जन्म 22 मार्च 1976 को लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस के सदर्न बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में हुआ था। 3 जबकि उनके पिता जॉन ड्रेपर विदर्स्पून तुलाने यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में छात्र थे। और 4-5 उनके पिता जॉर्जिया में पैदा हुए थे और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी रिजर्व में लेफ्टिनेंट के रूप में कार्यरत थे। 6-7 वह 2012 तक एक ओटोरिंगोलॉजिस्ट के रूप में निजी प्रैक्टिस में थे। 8 उनकी मां मैरी एलिजाबेथ बेट्टी नीरीज विदर्स्पून एरिमन टेनेसी से है। वे वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की प्रोफेसर थीं और उनके पास बाल चिकित्सा नर्सिंग में PhD थी। 9
10. रीज विदरस्पून ने स्कॉटिश मूल के जॉन विदरस्पून से वंश का दावा किया है, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए 6. 11. 12. हालांकि इस दावे को स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ताओं के वंशजों की सोसाइटी वंशावलीविदों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है. 13. उसके माता पिता अभी भी कानूनी रूप से विवाहित हैं, हालांकि वे 1996 में अलग हो गए 6. 14. विदरस्पून का पालन पोषण एक एपिस्कोपेलियन में हुआ था और उन्होंने कहा है कि उन्हें निर्णायक दक्षिणी पालन पोषण पर गर्व है. उन्होंने कहा है कि इससे उन्हें परिवार और परंपरा की भावना मिली और उन्हें लोगों की भावनाओं के प्रति ईमानदार होना, विनम्र होना, जिम्मेदार होना और अपने जीवन में जो कुछ भी है उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना सिखाए. 15, 16, 17, 7 साल की उम्र में उन्हें एक फूलवाले के टेलीविजन विज्ञापन के लिए एक मॉडल के रूप में चुना गया, जिसने उन्हें अभिनय की शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किए. 18, 11 साल की उम्र में उन्होंने टेनेस्टेट टैलेंट फेयर में प्रथम स्थान प्राप्त किए. 18, उन्हें स्कूल में अच्छे ग्रेड मिले. 18, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था और वे खुद को एक बड़ा बेवकूफ़ मानती थीं जो ढेर सारी किताबें पढ़ती थीं. 5, किताबों के प्रति अपने प्यार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा. 19, उन्हें मल्टी अचीवर के रूप में वर्णित किया गया है और उनके माता पिता ने उन्हें लिटिल टाइप पे उपनाम दिया था. 20, 21, उन्होंने हार्डिंग अकादमी में मिडिल स्कूल में पढ़ाई की और नैशविले में ऑलगर्स हार्पेथ हॉल स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. इस दौरान वह एक चीयरलीडर थी. 22, 15, बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में प्रमुख के रूप में दाखिला लिया. 23, लेकिन अभिनय करियर बनाने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही छोड़ दी. 15, आजीविका. दो 2004 में विदरस्पून ने वैनिटी फेयर में अभिनय किया, जो 19वीं सदी के क्लासिक उपन्यास वैनिटी फेयर से रूपांतरित और मीरा नायर द्वारा निर्देशित थी. उनका किरदार बेकी शार्प एक गरीब महिला है जो भाग्य खोजने और समाज में खुद का स्थान स्थापित करने के लिए क्रूर दृढ़ संकल्प रखती है. फिल्मांकन के दौरान अपनी गर्भावस्था को छिपाने के लिए विदरस्पून ने सावधानी से वेशभूषा धारण की थी. 5-9, यह गर्भावस्था उनके काम में बाधा नहीं बनी क्योंकि विदरस्पून का मानना था कि गर्भधारण ने शार्प के चरित्र को चित्रित करने में उनकी मदद की थी. मुझे गर्भावस्था से मिलने वाली चमक पसंद है, मुझे मांसलता पसंद है, मुझे भरपूर छाती पसंद है, इसने मुझे खेलने के लिए और भी बहुत कुछ दिया, उन्होंने कहा. 60, 61, फिल्म और विदरस्पून के प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली. 62, चार्लोट ऑब्जर्वर ने उनके काम को एक बेहतरीन प्रदर्शन जो किनारों के आसपास नरम है कहा और लॉस एंजल्स टाइम्स ने निष्कर्ष निकाला कि बेकी एक ऐसी भूमिका है जिसे निभाने के लिए रीज विदरस्पून का जन्म हुआ था. 63, 64, हालांकि एलए वीकली ने लिखा, विदरस्पून वैनिटी फेयर की भावी मालकिन के बारे में एक साथ भयावह और विकृत रूप से आकर्षक चीजों को बहुत कम व्यक्त करती है और कहा कि इसका संबंध विदरस्पून के घमंड से हो सकता है. ऑस्कर रहित युवा स्टार की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति असली बेकी शार्प से ज्यादा प्यार करे. 65, कुछ आलोचकों ने सोचा कि उन्हें गलत तरीके से चुना गया था. 66, विदरस्पून 2005 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वॉक द लाइन के प्रीमियर में भाग लेती हुई. 2004 के अंत में विदरस्पून ने रोमांटिक कॉमेडी जस्ट लाइक हेवन में मार्क रफालो के साथ अभिनय किए. उनका किरदार एलिजाबेथ मास्टरसन एक महत्वाकांक्षी युवा डॉक्टर है जो एक ब्लाइंड डेट पर जाने के दौरान एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है और कोमा में चली जाती है. उसकी आत्मा अपने पुराने अपार्टमेंट में लौटती है जहां उसे बाद में सच्चा प्यार मिलता है. 67, इसके बाद उन्हें जेम्स मैंगोल्ड की वॉक द लाइन 2005 में गायक गीतकार जॉनी कैश, जोकिन फीनिक्स की दूसरी पत्नी जून कार्टर कैश के रूप में लिया गए. उन्हें कार्टर कैश से मिलने का कभी मौका नहीं मिला क्योंकि गायक की मृत्यु के समय विदरस्पून वैनिटी फेयर की फिल्मांकन कर रही थी. 7, विदरस्पून ने फिल्म में अपने स्वयं के स्वर प्रस्तुत किए. 69, इसके बाद उन्हें इस भूमिका के लिए गाना सीखने में 6 महीने बिताने पड़े, जिसमें वोकल कोच रोजर लव की मदद भी शामिल थी. 68, 70, 71, विदरस्पून के कार्टर कैश के चित्रण को आलोचकों द्वारा सराहा गया. रोजर एबर्ट ने कहा कि उनके प्रदर्शन ने फिल्म में असीम ऊर्जा जोड़. 72, उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब्स,
ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीताए। 73, 71, 46। विदर्स्पून और फीनिक्स को CMT म्यूजिक अवार्ड्स से साल का सहयोगी वीडियो के लिए नामांकन मिला। 71, 75। विदर्स्पून ने फिल्म के लिए अपना जुनून व्यक्त किया है। मुझे इस फिल्म में वास्तव में पसंद है कि यह यथार्थवादी है और एक वास्तविक विवाद, एक वास्तविक संबंध को चित्रित करती है जहां निषिद्ध विचार और त्रुटिपूर्णता है। और यह समस्याओं के लिए केवल छोटे आसान समाधानों के बारे में नहीं, बल्कि लंबे समय में करुणा के बारे में है। 76। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना था कि कार्टर कैश अपने समय से आगे की महिला थी। मुझे लगता है कि उनके चरित्र के बारे में वास्तव में उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने ये सभी चीजें की जिन्हें हम 1950 के दशक में सामान्य चीजों के रूप में देखते हैं, जब एक महिला के लिए 2 बार शादी करना और तलाक लेना और 2 अलग-अलग पतियों से 2 अलग-अलग बच्चे पैदा करना और बहुत प्रसिद्ध संगीतकारों से भरी कार में अकेले घूमना वास्तव में स्वीकार्य नहीं था। 2001 की फिल्म लीगली ब्लोंड विदर्स्पून के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने एली वुड्स की भूमिका निभाई, जो एक फैशन मर्चेंडाइजिंग प्रमुख है, जो हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपने पूर्व प्रेमी का अनुसरण करने के लिए एक कानून की छात्रा बनने का फैसला करती है। विदर्स्पून ने भूमिका के बारे में कहा, जब मैंने लीगली ब्लोंड पढ़ी तो मुझे लगा वह बेवर्ली हिल्स से है, वह अमीर है, वह एक सोरोरिटी में है, उसका एक अच्छा प्रेमी है और हाँ, उसे छोड़ दिया जाता है। किसे परवाह है? मैं अभी भी उससे नफरत करती हूँ, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना था कि वह ऐसी व्यक्ति हो जिससे आप नफरत न कर सकें। 16। लीगली ब्लोंड बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने घरेलू स्तर पर 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 41। विदर्स्पून के प्रदर्शन ने उन्हें आलोचकों से प्रशंसा अर्जित की। 42। रोजर एबर्ट ने टिप्पणी की, विदर्स्पून ने इस सामग्री को धूप और त्वरित बुद्धि के साथ सहजता से एनिमेटेड किया। 43। और सैलून पत्रिका के आलोचक ने लिखा, वह विदर्स्पून एली के चरित्र को खूबसूरती से चित्रित करती है। 44। इस बीच सिएटल पोस्ट इंटेलिजेंसर ने निष्कर्ष निकाला, विदर्स्पून एक प्रतिभाशाली कॉमेडियन है जो जोश और जोश से भरे मांच करके किसी भी दृश्य को जीवंत कर सकती है और वह इस मामूली छोटी कॉमेडी को लगभग अकेले ही शक्ति प्रदान करती है। 45। इस फिल्म ने उन्हें गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दूसरा नामांकन और सर्वश्रेष्ठ हास्य प्रदर्शन के लिए MTV मूवी अवार्ड दिलाए। 46। 2002 में विदर्स्पून ने कई परियोजनाओं में काम किया, जैसे द सिम्पसन्स एपिसोड द बार्ट वांसवराट इट वांस में ग्रेटा वोल्फ कैसल की भूमिका और कॉमेडी द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में सेसिली की भूमिका, जो ऑस्कर वाइल्ड के नाटक का फिल्म रूपांतरण था जिसके लिए उन्हें 3 चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन मिला था। 47। 48। उस वर्ष के अंत में उन्होंने एंडी टेनेंट की रोमांटिक कॉमेडी स्वीट होम अल्बामा में जोश लुकास और पैट्रिक डेम्पसी के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मेलानी कारमाइकल की भूमिका निभाई, जो एक युवा फैशन डिजाइनर है जो न्यूयॉर्क के एक राजनेता से शादी करना चाहती है, लेकिन उसे अपने बचपन के प्रेमी से तलाक लेने के लिए अल्बामा लौटना पड़ता है, जिससे वह 7 साल से अलग रह रही है। विदर्स्पून ने इसे एक व्यक्तिगत भूमिका के रूप में माना। 49। यह फिल्म विदर्स्पून की सबसे बड़ी लाइव एक्शन बॉक्स ऑफिस हिट बन गई, जिसने शुरुआती सप्ताहांत में $35 मिलियन से अधिक की कमाई की और अमेरिका में $127 मिलियन से अधिक की कमाई की। 41। 50। व्यावसायिक सफलता के बावजूद आलोचकों ने स्वीट होम अल्बामा को नकारात्मक समीक्षा दी। मियामी हेराल्ड ने इसे एक रोमांटिक कॉमेडी इतनी रटीरटाई, नीरस और पूर्वानुमानित कहा। 51। और प्रेस ने राय दी कि विदर्स्पून ही एकमात्र कारण थी कि फिल्म ने इतने बड़े दर्शकों को आकर्षित किए। 52। 53। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने उनके बारे में लिखा, वह फिल्म का मुख्य आकर्षण नहीं है, वह इसका एकमात्र आकर्षण है। 7। अगले वर्ष विदर्स्पून ने लीगली ब्लोंड की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इसके सीक्वल लीगली ब्लोंड 2 रेड व्हाइट एंड ब्लोंड में अभिनय किए। एली वुड्स हार्वर्ड से शिक्षित वकील बनी है, जो सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के विज्ञान परीक्षणों से जानवरों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सीक्वल पहली फिल्म की तरह आर्थिक रूप से सफल नहीं रही और इसने ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की। USA टुडे ने फिल्म को धीमी, मजेदार नहीं और लगभग शर्मनाक माना, लेकिन यह भी लिखा, रीज विदर्स्पून ने अभी भी गोरे बालों वाली प्यारी दिमाग वाली लड़की का किरदार बखूबी निभाया है, लेकिन हास्यहीन संवादों में उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग बर्बाद हो गई। 55। इस बीच
सैलून पत्रिका ने निष्कर्ष निकाला कि सीक्वल पहली फिल्म के बारे में जो कुछ भी मनोरंजक था उसे खत्म कर देता है। 56 आलोचकों द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद सीक्वल ने यूएस बॉक्स ऑफिस चार्ट में अपने पहले 5 दिनों में $39 मिलियन से अधिक की कमाई की और अंततः यूएस में $90 मिलियन की कमाई की। 57 विदर्स्पून को इस भूमिका के लिए $15 मिलियन का भुगतान किया गया था, एक शुरुआती बिंदु जो उन्हें 2002 और 2010 के बीच लगातार हॉलीवुड की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बना देगा। 16 58 तो दोस्तों बात की जाए OTT प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट पर, तो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हो यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। बाकी ये रिलीज़ की गई थी 11 नवंबर 2021 को और 22 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दी गई थी। 110 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ थी और 85 मिलियन के बजट में इसे बनाया गया था, जिसमें इसने कलेक्शन 450 मिलियन के तकरीबन किया था, जो कि मूवी को सुपर डुपर हिट बनाता है। बाकी अब इसका अपकमिंग पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी बताई दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।